हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं इकोनॉमिक बॉटनी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, और जिसका नाम है चाय। चाय जैसा कि आप सभी जानते हैं एक महत्वपूर्ण उत्तेजक और ताजगी प्रदान करने वाला पेय पदार्थ है, जिसका प्रयोग भारत के लगभग हर घर में किया जाता है और बहुत ही प्रमुखता से किया जाता है। दिन में एक या दो या अधिक बार भी जो है हम चाय को पीते हैं, क्योंकि ये उत्तेजना देती है और साथ ही साथ यह ताजगी प्रदान करती है। तो आज की इस क्लास में हम इसके बारे में पूरी बातें डिटेल से जानेंगे और शुरुआत करेंगे हम इसके बॉटनिकल नेम से, जो कि होता है कैमेलिया साइनेंसिस। कैमेलिया साइनेंसिस जो है इसका वानस्पतिक नाम है और इसी पादप की सूखी पत्तियों से प्राप्त की जाती है ये चाय, और इस पादप को रखा गया है थिएसी कुल में। और इस चाय को माना जाता है क्वीन ऑफ बेवरेजेस, अर्थात पेय पदार्थों की रानी इसको कहा जाता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पिया जाने वाला पेय है अगर हम भारत के संदर्भ में देखें। और विश्व में भी जो है चाय का एक बहुत महत्वपूर्ण नॉन एल्कोहलिक पेय पदार्थ के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। हमने यहाँ पर बात कर ली है इसके बॉटनिकल नेम की, जो कि कैमेलिया साइनेंसिस, इसके कुल की जो कि थिएसी है, और उपयोगी पादप बाग जो कि पत्तियाँ हैं। और इसके बाद में हम बात करेंगे इसकी उत्पत्ति और वितरण की, कि इसकी जो उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई है। उत्पत्ति की अगर हम बात करें इसके, तो उससे पहले हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि जो है इसकी दो प्रसिद्ध किस्में हैं कैमेलिया साइनेंसिस। एक की वैरायटी है साइनेंसिस, जिसको हम चीनी चाय के नाम से जानते हैं, और दूसरी है कैमेलिया साइनेंसिस वैरायटी असमिका, जो कि असम में पाई जाती है, भारतीय चाय है। और इनके नाम से और वैरायटी से ही हमें पता चल गया है कि जो इसकी उत्पत्ति है वो भारत और चीन जो है इसकी उत्पत्ति के केंद्र माने गए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भारत, इसके अलावा चीन, बर्मा इत्यादि ऐसे देश हैं जहाँ से इसकी उत्पत्ति मानी गई है। और यहीं अर्थात हम ये भी कह सकते हैं कि हमारा देश जो है वो इसकी उत्पत्ति का प्राथमिक केंद्र है, अर्थात भारत में जो है इसकी उत्पत्ति हुई है। हालांकि कुछ वैज्ञानिक जो हैं इसकी उत्पत्ति चीन से भी मानते हैं, लेकिन चीन में जो है इसका जो जंगली पादप है वो नहीं पाया जाता, इसलिए भारत जो है वो प्रबलता से माना जाता है इसकी उत्पत्ति का स्थान। क्योंकि यहाँ पर जो है असम की जो पहाड़ियाँ हैं हमारे यहाँ पर, उनमें थिया असामी का जो जंगली पादप है, जो एक तरीके से कह सकते हैं चाय का पूर्वज माना जाता है, तो वो जो है असम में पाया जाता है थिया असामी का। इसीलिए जो है भारत से उत्पत्ति मानी जाती है चाय की, जबकि चीन जो है उसमें जंगली जाति चूँकि नहीं पाई जाती है, इसलिए चीन को जो है इसका द्वितीय उत्पत्ति केंद्र माना जाता है, और जो प्राथमिक उत्पत्ति केंद्र है वो इसका माना जाता है भारत। अब चीन में अगर हम देखें तो चीन में बहुत लंबे समय से जो है चाय कृषित की जा रही है, लगभग 2700 ईसा पूर्व से अधिक समय से चीन में चाय कृषित की जा रही है। और उसके पश्चात हम देखें तो चीन से यह पादप पहुंचा अन्य जगह पर, जिसमें विशेषकर अगर हम बात करें तो यह वहाँ से जापान पहुंचा। चीन में चूँकि यह पादप 2700 से ईसा पूर्व से अधिक समय से कृषित की जा रही है। हालांकि जो है चीन में जो चाय पान है वो बाद में शुरू हुआ है 5वीं शताब्दी के आसपास, लेकिन बाद में जो रिवाज है वो 8वीं शताब्दी के आसपास जापान में पहुंच गया। और लेकिन हालांकि एशिया जो है उसमें ये चाय 17वीं शताब्दी में तुर्कों के द्वारा चीन से पहुँचाई गई थी। अब भारत में अगर हम देखें तो चाय जो है वो 1818 के बाद से कृषित किया जाने लगा। हालांकि भारत में जो है लेट इसको कृषित किया जाने लगा, लेकिन फिर भी भारत जो है विश्व का एक प्रमुख उत्पादनकर्ता देश है। अगर हम देखें विश्व में सबसे अंत में अगर चाय जो प्रचलित हुई है वो अमेरिका में हुई है, और भारत में जो मुख्यतः इसका जो प्रसार किया था, इसको जो लोकप्रिय बनाया था, वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि ब्रिटेन की थी। उस समय जब ब्रिटेन के लोग जो भारत में रहते थे उनके द्वारा इसको एक तरीके से पेय पदार्थ के रूप में लोकप्रिय किया गया, और ईस्ट इंडिया कंपनी का इसमें विशेष योगदान रहा। लगभग 1657 ईस्वी से जो है इसका भारत में पेय पदार्थ के रूप में उपयोग में किया जाने लगा था। अगर हम आज के समय में देखें विश्व में इसके वितरण की या डिस्ट्रीब्यूशन की, तो जो है चाय विश्व में अगर हम उत्पादन
कर्ता देशों की बात करें तो चीन, भारत, केन्या, श्रीलंका, वियतनाम, तुर्की, ईरान, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना, जापान, ये सभी ऐसे देश माने गए हैं जहाँ पर चाय का उत्पादन प्रमुखता से किया जाता है, जिसमें से आप देख सकते हैं कि चीन जो है उसका स्थान प्रथम है, अर्थात चीन जो है वो विश्व का सबसे बड़ा चाय उत्पादन करने वाला, कृषित करने वाला देश है। और उसके बाद में भारत आता। तो कहने का तात्पर्य ये है कि चीन और भारत जो है विश्व में एक तरीके से शीर्ष स्थान रखते हैं इसके उत्पादन करने में। और यहीं का जो है ये, चूँकि आपको पहले भी बताया था, नेटिव प्लांट है और कृषि भी जो है वो सबसे ज़्यादा इसकी यहाँ पर की जाती है। इसके अलावा श्रीलंका जो कि पड़ोसी देश है, वहाँ भी इसकी जो है कृषि काफ़ी मात्रा में की जाती है। और हम भारत में भी देखें तो भारत में असम, पश्चिम बंगाल, केरल, त्रिपुरा, तमिलनाडु, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, सिक्किम, नागालैंड, उत्तराखंड, मणिपुर, ये सभी स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर चाय की खेती की जाती है और चाय का जो है उत्पादन किया जाता है। असम में अगर हम देखें तो ब्रह्मपुत्र जो घाटी है वो चाय की खेती के लिए सबसे उपयुक्त है और इसीलिए असम जो है भारत का शीर्ष चाय उत्पादन करता देश है। इसके अलावा बंगाल, पश्चिम बंगाल जो है वहाँ पर दार्जिलिंग और जो जलपाईगुड़ी है वहाँ पर इसका उत्पादन किया जाता है। केरल की जैसे बात आई तो केरल में अन्नामलाई की पहाड़ियाँ हैं, कर्नाटक में नीलगिरी की जो पहाड़ियाँ हैं, देहरादून का जो पर्वतीय क्षेत्र, इन सब में जो है उत्पादन किया जाता है। हालांकि भारत में अगर हम सबसे फेमस चाय की बात करें तो जो दार्जिलिंग की चाय है वो सबसे फेमस चाय मानी जाती है। आप इसको देख भी सकते हैं कि हमने यहाँ पर इसको अलग से दिखा रखा है जहाँ पर लिखा हुआ दार्जिलिंग चाय, क्योंकि दार्जिलिंग की जो चाय है न केवल भारत में वरन पूरे विश्व में जानी जाती है अपने विशेष स्वाद, खुशबू सभी के लिए। तो दार्जिलिंग की चाय जो है वो सबसे फेमस चाय है जो कि होती है भारत के पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जगह पर, जो कि सबसे अच्छी चाय मानी जाती है। तो ये तो बात हो गई चाय के उत्पत्ति की और साथ ही साथ इसके वितरण की। उत्पत्ति की हमने बात कर ही ली कि उत्पत्ति जो है भारत से मानी जाती है और कुछ लोग जो है इसकी उत्पत्ति चीन से मानते हैं। तो कहने का मतलब इंडो चाइना रीजन ऐसे हैं जहाँ से चाय की उत्पत्ति मानी गई है। अब हम बात कर लेते हैं पादप के वानस्पतिक लक्षणों की। तो वानस्पतिक लक्षणों को हम देखें तो चाय की जो कृषि जाति है वो 1 से लेकर के 1.5 मीटर ऊंचाई की सदाबहार काष्ठीय झाड़ी होती है। काष्ठीय झाड़ी होती है, बाकी पादप जो होता है वो लंबा होता है लेकिन झाड़ी रूप में जो है इसको रखा जाता है जिससे कि पत्तियां तोड़ने में आसानी रहती हैं। या हम कह सकते हैं कि इसकी जो ऊंचाई है वो कृषि के दौरान बढ़ने नहीं दी जाती है, इसको एक सीमित ऊंचाई का रखा जाता है जिससे कि जो है पादप में ब्रांचिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। इसलिए बार बार जो है इसको शीर्ष कलिका को काट करके झाड़ी नुमा बना दिया जाता है जिससे कि पादप में पत्तियां अधिक से अधिक मात्रा में उत्पन्न हों। और क्योंकि पत्तियां ही जो हैं वो उपयोगी पादप भाग है, इसलिए पत्तियों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचिंग के लिए पादप को प्रेरित किया जाता है शीर्ष कलिका को काट करके और पादप को झाड़ी नुमा बना दिया जाता है जिससे कि पत्तियाँ तोड़ने में भी आसानी रहती है और पत्तियों एक तरीके से ज़्यादा भी पादप जो है दे पाता है। अगर हम बॉटनिकल कैरेक्टर्स को देखें आगे तो पत्तियां जो होंगी इसकी वो सरल होती हैं और साथ ही साथ एकांतर होती हैं। पत्तियां अननुपर्णी होंगी, लैंसुलेट या बालाकार होती हैं, थोड़ी चर्मिल होती हैं पत्तियां, अर्थात मोटी होती हैं और तेल ग्रंथियों युक्त होती हैं। और तेल ग्रंथियों युक्त होने के कारण ही ये पत्तियां जो हैं सुगंधित होती हैं, स्वादयुक्त होती हैं। अगर पत्तियों का माप देखें तो 5 से लेकर के 30 सेंटीमीटर पत्तियां लंबी होती हैं, 3 से लेकर के 7 सेंटीमीटर पत्तियां चौड़ी पाई जाती हैं, जो कि आप इसमें देख सकते हैं कि देखिए किस तरीके से पत्तियां जो है पाई जाती हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो पत्तियां हैं वो 5 से लेकर 3 सेंटीमीटर तक चौड़ी और 5 से लेकर 3 सेंटीमीटर लंबी और 3 से लेकर 7 सेंटीमीटर तक हमें चौड़ी दिखाई दे रही हैं। और पुष्प जो विकसित होते हैं वो समूह में विकसित होते हैं, जो कि एकल कक्षीय स्थिति में भी हो सकते हैं और सफ़ेद या हल्के गुलाबी रंग के द्विलिंगी इसमें पुष्प पाए जाते हैं। और अगर हम बात करें इसमें फल की, तो फल जो होगा वो काष्ठीय कैप्सूल फल होता है जो कि त्रिकोष्ठीय होता है। प्रत्येक कोष्ठ में इसके में एक बीज जो है वो उपस्थित रहता है। तो इस तरीके देख सकते हैं आप, ये पत्तियां पाई जाती हैं इसमें। और इन पत्तियों की अगर उपांतों की बात करें तो उपांत आप देख सकते हैं कि अब कर्कची उपांत जो है पाए जाते हैं। देखिए आप
इस तरीके से करकची जो है वो पानतिन में पाए जाते हैं। और ये रोमिल भी होती हैं और हरी तो है ही। तो और चूँकि सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ थी पत्तियों के संदर्भ में वो यही थी कि इनमें तेल ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जो कि चाय जिससे कि सुगंधित और स्वादिष्ट होती है। और शाखाएँ भी जो होती हैं वो ग्लेब्रस या चिकनी जो है वो होती हैं। अब हम इन बॉटनिकल करैक्टर्स को जान लेने के बाद में आगे चलेंगे और बात करेंगे चाय की खेती की। और जैसा कि आपको बताया था कि चाय की जो है 2 कृषित किस्में हैं, चीनी चाय जो कि वैरायटी साइनेंसिस है और असम चाय जिसकी वैरायटी असमिका है। हालांकि इनके दोनों किस्मों के जो संकर किस्में उनकी भी जो है कृषि की जाती है। तो अगर हम सबसे पहले इसके देखें चाय की खेती के लिए जलवायु किस तरीके की चाहिए, तो जलवायु की अगर हम बात करें तो उष्ण व नम पहाड़ी प्रदेश वाली जो जलवायु है, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल जो हिली एरियाज हैं, उसकी जो जलवायु है वो सबसे उत्तम मानी गई है। क्योंकि चाय की जो खेती है वो पहाड़ों के जो ढलवा भाग है उस पर की जाती है। तापमान की बात करें तो इसके लिए तापमान 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड का जो तापमान है वो उपयुक्त रहता है। वार्षिक वर्षा 150 से लेकर के 270 सेंटीमीटर तक जो है वो उपयुक्त रहती है। और मृदा की बात करें तो दोमट और अम्लीय मृदा जिसका pH 4 से लेकर के 6 के बीच में हो सबसे उत्तम रहता है। प्रवर्धन की बात करें तो प्रवर्धन जो है इसका किया जाता है बीजों के द्वारा। बीजों से इसका जो है प्रवर्धन किया जाता है। और खेती के लिए जैसा कि आपको यहाँ देख सकते हैं कि निम्न चरणों की आवश्यकता होगी। सबसे पहले जो है खेत तैयार किया जाता है। खेत तैयार करने के लिए जो है इसके लिए हुमस युक्त जो मृदा है वनों की वो काफ़ी उपयुक्त रहती है। और खेत को जो है कई बार उसको जुताई करके पुराने जो वृक्ष उनकी जड़ वगैरह को निकाल दिया जाता है। और जो पहाड़ी क्षेत्र है उनमें ढलान को जो है काउंटर्स में परिवर्तित कर दिया जाता है। कंटूर्स में जब परिवर्तित कर देते हैं तो जिससे कि मिट्टी का कटाव नहीं होता। तो खेत जो है तैयार कर लिया जाता है। उसके पश्चात बीज के द्वारा पौध तैयार की जाती है और छायादार क्यारियों में इसको बीजों को उगाया जाता है। और इनके जो बीजों को हालांकि इनकी जीवन जो क्षमता है वो कम होती है, इसलिए इनको तुरंत उगाया जाता है। और यह कार्य साउथ अगर इंडिया की बात करें तो मई जून में किया जाता है, जबकि अगर हम उत्तर पूर्व में देखें तो नवंबर में कार्य किया जाता है। तो जब पौध तैयार हो जाएगी तो लगभग 9 से लेकर के 18 महीने या 1 साल लगभग पुरानी जो पौध होगी उसको खेतों में स्थानांतरित कर दिया जाता है। और इनको गड्ढे बना करके जो है कार्बनिक खाद युक्त मिट्टी उसमें गड्ढे में भर दी जाएगी और पौधों को जो है लगा दिया जाएगा। और जब 3-4 वर्षों में पौधे की जो ऊंचाई है वो हो जाएगी 2 से 2.5 मीटर, तो नेक्स्ट जो चरण है हमारा पौधरोपण के बाद में कटाई छटाई वो की जाती है। इसको हम प्रूनिंग भी बोलते हैं। तो प्रूनिंग में जो है पौधे की कटाई छटाई की जाती है। 2 से 3 वर्ष की जब आयु का हो जाता है तो पौधे को जो है झाड़ीनुमा रखा जाता है। जैसा कि आपको मैंने पहले बताया कि झाड़ीनुमा बनाने से जो है इसका एक तरीके से पत्ती का उत्पादन या ब्रांचिंग इसमें ज़्यादा होती है, शाखाओं की संख्या बढ़ जाती है। तो और साथ ही साथ पत्तियाँ चुनने में भी आसानी रहती है। तो इसको जो है कटाई छटाई द्वारा एक तरीके से रेगुलर या नियमित तौर पर इसकी कटाई छटाई की जाती है, जिससे कि पौधा जो है वो झाड़ीनुमा बना रहता है और इससे ब्रांचिंग में वृद्धि होती है। और अंत में जो काम होता है इसका वो होता है पत्तियां चुनने का और साथ या तोड़ने का। तो अगर हम पत्तियां चुनने की और तोड़ने की बात करें तो चाय के पादप से लगभग 3 से 4 वर्ष का जब पादप हो जाएगा तो उसके पश्चात इसकी पहली तुड़ाई संभव है, जब तुड़ाई की जाएगी। और यह तुड़ाई जो है वो नियमित अंतराल पर की जाती है। सीड्स कलिका और इसके जो नीचे की 2 से 3 पत्तियां होती हैं उनको तोड़ा जाता है, क्योंकि जो चाय की गुणवत्ता है वो निर्भर करती है पत्तियों की स्थिति पर कि किस पत्ती से जो है चाय प्राप्त की गई है। आप यहाँ देख सकते हैं कि जो शीर्षस्थ कलिका से चाय प्राप्त की जाती है उसको चाय का प्रकार अगर हम देखें तो उसको गोल्डन टिप से चाय कहते हैं, जो कि सबसे उत्तम किस्म की होती है। और उसमें टैनिन की मात्रा जो होती है वो 28% होती है, कैफीन 4 से 4.5% होता है। तो शीर्षस्थ कलिका से जो चाय बनती है वो सबसे उत्तम किस्म की चाय मानी जाती है। इसके बाद आप प्रथम पर्ण से देख सकते हैं, जिस चाय को जो प्रथम पर्ण से तैयार की जाएगी उसको कहते हैं ऑरेंज पिको कहते हैं। इसमें भी टैनिन 28% मात्रा में होता है, अर्थात टैनिन की मात्रा यहाँ पर ज़्यादा होती है शीर्षस्थ कलिका और प्रथम पर्ण से प्राप्त चाय में।
उसके पश्चात द्वितीय पर्ण जिससे चाय प्राप्त की जाएगी उसको हम कहते हैं पिको, इसमें 21% मात्रा होती है। और तृतीय पर्ण से पिको साओचोंग चाय तैयार की जाती है। और चतुर्थ पर्ण से साओचोंग में जो मात्रा है टैनिन की वो 14% होती है और पिको साओचोंग में 18% होती है। पंचम पर्ण से जो चाय प्राप्त की जाएगी वो बेहद हल्की किस्म की होती है जिसको हम कोंगू कहते हैं और इसमें टैनिन की मात्रा अल्प होती है। कहने का मतलब ये है कि ऊपर से नीचे चलने पर टैनिन की मात्रा जो है वो घटती है। इसीलिए जो सबसे उन्नत किस्म की चाय मानी जाती है वो शीर्षस्थ कलिका और उसके नीचे की जो प्रथम पर्ण है उससे प्राप्त चाय मानी जाती है, क्योंकि उन्हीं में जो है चाय में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है टैनिन जो की जो मात्रा है वो पाई जाती है ज़्यादा, इसलिए उसको तोड़ लिया जाता है। और यह कार्य जो है पत्तियां चुनने का कार्य अप्रैल से दिसंबर माह तक किया जाता है। प्रत्येक 7 से 10 दिन के अंतराल में इन पत्तियों को तोड़ा जाता है, चुना जाता है। और दिसंबर से मार्च के मध्य में हालांकि पादप वृद्धि कम होती है इसलिए पत्तियों को चुनने का कार्य उस दौरान नहीं किया जाएगा। और एक पादप से लगभग 10 वर्ष तक पत्तियां प्राप्त करने का कार्य किया जाता है। इसके पश्चात इसको ज़मीन से काट दिया जाएगा। अब आपने ये देख ही लिया कि पत्तियों की स्थिति के आधार पर चाय किस तरीके से प्राप्त होती है, तो हम यहाँ पर ये भी समझ चुके हैं कि जो उन्नत किस्म की चाय, अच्छी किस्म की जो चाय आती हैं वो किससे प्राप्त होंगी। उनके नाम भी हमने देख लिए। आपसे नाम जो है पूछे जा सकते हैं परीक्षा में। गोल्डन टिप्स जो चाय है वो चाय की कौन सी किस पादप भाग से तैयार की जाती है, तो आप उसमें शीर्षस्थ कलिका या प्रथम पर्ण से प्राप्त चाय का नाम लिखिए। इस तरीके से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यहाँ तो हमने बात कर ली इसकी खेती की, और खेती के बाद में जो नेक्स्ट स्टेप है वो है चाय की प्रोसेसिंग, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। पत्तियों को तोड़ने के बाद में ओरिजिनल जो काम है हमारा वो शुरू होता है पत्ती के बाद में, तो प्रोसेसिंग जो है वो बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। इसमें निम्न चरण जो है हमें यहाँ पर अपनाने पड़ते हैं चाय की प्रोसेसिंग में, और जिसमें पहला जो चरण है वो है मुरझाना। चाय की पत्तियाँ हमारे पास टूट करके आ गई हैं और इन पत्तियों को इकट्ठा करके सबसे पहले क्रिया की जाती है मुरझाने की। मुरझाने में जो है ये जो कार्य किया जाएगा वो शुष्कन कक्ष में किया जाएगा। 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 10 से 12 घंटों के लिए काम किया जाता है। और मुरझाना जैसा कि आप इसके नाम से समझ सकते हैं कि इसमें पत्तियां मुरझा जाती हैं, मुलायम हो जाती हैं, और पानी के जो प्रतिशत है वो 70 से 80% तक इसमें घट जाता है। घट करके 70 से 80% घट करके मात्र 50% इसमें रह जाएगा। और यह कार्य जो है 30 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर किया जाता है। जो वेदरिंग है, मुरझाना है, उसमें पत्तियां मुरझा करके जैसा कि आपको बताया नरम हो जाती हैं। और नेक्स्ट जो कार्य किया जाएगा मुरझाने के बाद में वो है रोलिंग का या बेलनीकरण या बेलन। तो रोलिंग में जो है जो हमारी विदर्ड पत्तियां हैं या शुष्क पत्तियां हैं या मुरझाई हुई पत्तियां हैं, इनको रोलिंग मशीन में डाला जाता है और डाल करके उनको वहाँ पर एक तरीके से एक समांगी उनका पेस्ट बन जाता है। इस मशीन के द्वारा ऐंठ दिया जाता है वहाँ पर। और सूखी मुलायम जो पत्तियां होती हैं, इन रोलिंग मशीनों से जब ये निकलती हैं तो इनमें जो मौजूद रस और एंजाइम्स होते हैं वो इनसे मुक्त होकर के एक समांगी पेस्ट बना लेते हैं। यहाँ पर जो पत्तियों कोशिकाएं टूट जाएंगी और जो रस, जैसा कि आपको बताया कि ये रस जो है वो बाहर आ जाता है, और जो एंजाइम्स और पॉलीफ्लोन्स वगैरह जो उसमें पाए जाते हैं ये क्या है पत्ती की जो सतह होती है उस पर फैल जाते हैं, जिससे कि एक समांगी सा मिश्रण बन जाएगा और पत्तियाँ जो है वो कुंडलित हो जाएंगी। और जिससे कि जो सेल का एक तरीके से जो रस निकला है, पत्तियों का रस निकला है, कोशिका रस, वो किण्वन हेतु सतह पर उपलब्ध होगा, जिससे कि जो किण्वन की प्रक्रिया है वो बेहतर हो पाती है। और किण्वन के बाद ही जो चाय बनती है उसको हम कहते हैं एक तरीके से ब्लैक टी, और बाकी अगर किण्वन नहीं करेंगे हम तो उसको हम कहते हैं ग्रीन टी। नेक्स्ट जो स्टेप आएगा हमारा वो है किण्वन या फर्मेंटेशन, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है। किण्वन में जो है जो बेलन करने के पश्चात, रोलिंग करने के पश्चात जो हमारे पास जो पत्तियां आई हैं, जो पेस्ट आया है, इस पेस्ट का जो है हम किण्वन करेंगे। और यह प्रक्रिया हम करते हैं, किण्वन जो कक्ष होते हैं उनमें यह प्रक्रिया करते हैं। और इस कक्ष में जो है आर्द्रता लगभग 90% के आसपास रखते हैं, और तापमान जो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास पर नियंत्रित किया जाता है। और ढक्कनदार पात्र जो है ये होते हैं जिनमें किण्वन की क्रिया की जाती है।
और इसमें जो महत्वपूर्ण जो चीज़ होती है किण्वन के दौरान वो होती है कि जो पॉलीफिनोल होता है चाय की पत्तियों में मौजूद कैटेचिन, ये कैटेचिन जो पॉलीफिनोल है वो पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज एंजाइम की उपस्थिति में बदल जाएगा थियाफ्लेविन और थियोरुबिगिन्स में। इन दो चीज़ों में जो है ये टूट जाता है, थियोफ्लेविन और थियारुबिगिन्स में ये टूट जाएगा और यह काम जो है पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज एंजाइम की उपस्थिति में होता है और ऑक्सीडेशन की ये प्रोसेस होती है। आप इसको पुनः देख लें कि जो है फर्मेंटेशन क्रिया में, किण्वन क्रिया में जो कैटेचिन नामक पॉलीफिनोल होता है वो टूट जाता है थियाफ्लेविन और साथ ही साथ थियारुबिगिन्स में ये परिवर्तित हो जाएगा पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज एंजाइम की उपस्थिति में। और यह जो क्रिया है फर्मेंटेशन की वो लगभग 3 से 4 घंटे या कई बार 5 घंटे में पूर्ण हो जाती है। और अब जो है ये फिनॉल के ऑक्सीकरण से, जो कि ये कैटेचिन था, इसके ऑक्सीकरण से जो पत्तियां हैं वो लाल भूरी या ब्राउन कलर की हो जाती है और खुशबू भी उत्पन्न हो जाती है, जिसको हम गोल्डन टी भी कहते हैं। और यही टी जो है हमारे वो काम में आती है। नेक्स्ट जो स्टेप है वो है ड्राइंग का या शुष्कन का। शुष्कन में जो है जो किण्वन के पश्चात जो पत्तियां आई हैं उनको सुखाया जाता है ताकि आवश्यकता से ज़्यादा जो है किण्वन नहीं हो और साथ ही साथ सुखाने से पत्तियों में जो है नमी की मात्रा भी कम रह जाएगी, बहुत कम जो है नमी रह जाती है अब। और इसके लिए जो है हम तापमान 90 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप की जो गर्म हवा है इसको 25 या 20 मिनट तक जो है प्रवाहित करते हैं। और इस तरीके से जो चाय है उसमें नमी की मात्रा लगभग 3 से 4% ही रह जाएगी। केवल चाय सूख जाएगी, उसका रंग जो है वो ब्लैक हो जाएगा, काला हो जाएगा और इसीलिए इसको हम कहते हैं ब्लैक टी। हालांकि तापमान जो है ये एक समय के लिए ही रखा जाता है, 90 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान। अधिक तापमान या ज़्यादा समय तक रखने पर जो चाय है वो उसका एक तरीके से जलने का डर रहता है या कड़वा उसमें ज़्यादा आ जाएगी, तो इसलिए उसका स्वाद बदल सकता है। तो ये जो काम है वो बड़ी सावधानी के साथ में किया जाता है। इसके पश्चात जो नेक्स्ट स्टेप हैं वो छटनी और ग्रेडिंग निर्धारण क्या होते हैं, तो जिसमें चाय की पत्तियों को जो है छांट लिया जाता है एक तरीके से, साबुत पत्तियां और छोटे बड़े, जिसमें क्योंकि कई सारी चीज़ें होती हैं, छोटे बड़े टुकड़े भी होते हैं, चूर्ण भी होता है, तो इसको जो है पृथक विभिन्न प्रकार जो छन्ने होते हैं उधर पृथक कर लिया जाता है और इसी चीज़ को जो है हम ग्रेडिंग कहते हैं। और अलग अलग जो किस्म की चाय है उसको अलग से निर्धारित करके पैकेटों में पैक कर लिया जाता है। वर्तमान में जो चाय है वो CTC मशीनों के द्वारा प्राप्त की जाती है, उनके द्वारा प्रोसेस की जाती है और ऐसी चाय कहलाती है CTC चाय। और CTC का जो पूरा नाम होता है वो होता है क्रशिंग, टीयरिंग एंड कर्लिंग चाय, जिसमें CTC जो चाय है इसका प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जाता है और इसका पूरा नाम पूछा जाता है कि CTC चाय का पूरा नाम क्या है। तो ऐसे में आप लिख के आए क्रशिंग, टीयरिंग एंड कर्लिंग टी। हमने चाय के पैकेटों पर देखा भी होगा कि CTC चाय लिखा होता है, तो इसका मतलब यही होता है क्रशिंग, टीयरिंग एंड कर्लिंग द्वारा संसाधित चाय। ये प्रोसेसिंग के बाद में हम बात कर लेते हैं चाय के प्रकार की, क्योंकि चाय के जो है कई प्रकार होते हैं इसकी प्रोसेसिंग के आधार पे, और जिसमें से पहला है ब्लैक टी। ब्लैक टी जो है वो उच्च गुणवत्ता युक्त चाय है जिसमें किण्वन और शुष्कन की जो प्रक्रिया हैं वो संपन्न कराई जाती हैं और इसका जो रंग है वो चूँकि काला होता है तो इसलिए जो है ये ब्लैक टी कहलाती है और यह जो है उच्च गुणवत्ता वाली चाय मानी जाती है और इसे जो है हम लगभग प्रत्येक घर में इस्तेमाल करते हैं ब्लैक टी। इसके पश्चात है ग्रीन टी। ग्रीन टी जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि ये जो चाय है इसका रंग हरा होता है और इसमें जो किण्वन की प्रक्रिया है वो नहीं करवाई जाती, जिसके कारण इसका जो रंग है वो काला नहीं पड़ेगा, केवल ये हरी पत्तियाँ होती हैं जिसमें मुरझाने की व किण्वन की जो क्रिया है वो नहीं होती, जिससे कि ये काली नहीं पड़ती है और इसको भी आजकल बहुत ज़्यादा एक तरीके से एक प्रयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट चाय है उलोंग टी। उलोंग टी जो है ये उपयुक्त दोनों की जो चाय है उनके बीच की अर्धकिण्वित चाय होती है जो कि ताइवान में तैयार की जाती है। और नेक्स्ट जो चाय है वो है ब्रिक चाय। इसमें जो है
प्रोसेसिंग तो लगभग काली चाय के समान ही होती है, परंतु इसमें जो चाय की पर्ण इस्तेमाल की जाती है, चौथी, पाँचवीं, इस तरीके से जो इस्तेमाल की जाती है, साथ ही साथ डंठल आदि। तो कहने का मतलब ये कि निम्न गुणवत्ता की जो है चाय मानी जाती है ब्रिक टी। और इस ब्रिक टी का जो प्रयोग है मुख्यतः तिब्बत वगैरह में किया जाता है। और इसको ब्रिक टी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें जो है चूँकि अपशिष्ट तैयार की जाती है, जो बचा कुछ अपशिष्ट होता है काली चाय के निर्माण के पश्चात, उसको भाप में रख के गर्म करके नरम कर लिया जाता है और उसको ईंट की भांति ब्लॉक बना लिए जाते हैं, इसलिए इसको हम ब्रिक टी कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं चाय के प्रकारों के बाद में चाय के रासायनिक संगठन की या केमिकल कंपोजिशन की, जो कि बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है क्योंकि इसमें पाए जाने वाले जो वाष्पित तेल्स और एल्कलॉइड्स के कारण ही चाय का जो विशिष्ट रंग, खुशबू आदि होता है। तो चाय की जो अगर पत्तियों, ऊपरी पत्तियों में बात करें तो उनमें 70 से 80% तक नमी और 20 से 23% तक ठोस भाग होते हैं, जिसमें सेलुलोज, स्टार्च, रेशे, प्रोटीन, एमिनो अम्ल, कार्बनिक अम्ल, शर्कराएं, कैफीन होते हैं। चाय की अगर हम सुगंध की बात करें, खुशबू की बात करें, तो वो होती है इसमें पाए जाने वाले विशेष वाष्पित सघन तेल के कारण, और उसका नाम है थियोल। थियोल इसमें पाया जाता है, जो कि जिम्मेदार होता है इसकी सुगंध के लिए। जो हमको सुगंध या खुशबू जो प्राप्त होती है चाय में, वो थियोल के कारण होती है। और चाय का जो स्वाद होता है, जो कि हल्का कड़वा एक तरीके से पन जो होता है चाय में, वो होता है टेनिन्स के कारण। और टेनिन जो, और इसमें जो पॉलीफिनॉल पाया जाता है, उसके कारण इसमें जो है ये होता है चाय का रंग, और जो कि थोड़ा ब्लैक होता है। और कड़वापन जो होगा इसमें, वो पॉलीफिनॉल जो टेनिन पाया जाता है उसके कारण होता है। और इसका जो रिफ्रेशिंग और स्टिमुलेटिंग जो गुण होता है, उत्तेजक और ताजगी वाला, वो होता है इसमें पाए जाने वाले दो विशेष एल्कलॉइड्स के कारण। और वो पाए जाते हैं इसमें थीन और कैफीन। ये दो ऐसे एल्कलॉइड्स हैं जो इसमें उत्तेजक और ताजगी का गुण प्रदान करते हैं। और आपको बता ही दिया कि चाय की जो खुशबू होती है वो थियोल नामक जो इथरल ऑयल है या सघन तेल है, उसके कारण होती है। अब हम यहाँ बात कर लेते हैं चाय की उन्नत किस्मों की। तो चाय की जो है उन्नत किस्में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि एक तो जो चीनी चाय है जिसका नाम है कैमेलिया साइनेंसिस वैरायटी साइनेंसिस, और एक असम चाय जिसकी वैरायटी है असमिका। इसके अलावा संकर, इंडोचीन, असम संकर चाय, दार्जिलिंग चाय, ये सभी जो है वो उन्नत किस्में हैं चाय की। भारत में टी रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो दुर्ग, पश्चिम बंगाल में है, जो चाय की एक तरीके से कह सकते हैं कि उन्नत किस्मों के विकास में सहायता करता है। अब हम बात कर लेते हैं चाय के उपयोग की। तो चाय के उपयोग जैसा कि हम जानते हैं, सबसे पहला उपयोग तो यही है कि इसका जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है उद्दीपक पेय पदार्थ के रूप में। और प्रत्येक घर में लगभग हमारे यहाँ पर चाय इस्तेमाल में लाई जाती है, क्योंकि यह जो पेय पदार्थ है वो तरोताज़ा भी करता है और एक तरीके से उत्तेजना देता है, इसलिए इसका प्रयोग लगभग प्रत्येक घर में कई बार किया जाता है, 2 से 3 बार तक किया जाता है। इसको जो है चाय को पानी में उबाल करके, कई बार दूध के साथ में इस तरीके से काम में लिया जाता है। और इसके साथ में बिस्किट्स या इस तरह की चीज़ें भी जो है स्नैक्स का इस्तेमाल भी किया जाता है। इसके अलावा ये इसका जो प्रयोग है वो हेयर नरिशिंग्स और सब्सटेंसेस के रूप में भी किया जाता है। बालों में मेहंदी के साथ में मिला करके इसको लगाया जाता है। और कई बार बालों का जो तेल बनता है उसमें भी जो है इसका पत्तियों का जो अर्क है वो भी काफ़ी अच्छा रहता है बालों के लिए। इसके अलावा इसकी जो है चाय की जो पत्तियां हैं इनको गमले में डालने से पौधों की जो है वृद्धि अच्छी होती है। तो ये जो है बहुत सारे उपयोग थे चाय के, और सबसे प्रमुख जिसमें उपयोग हमने देखा कि जो चाय है उसका प्रयोग किया जाता है पेय पदार्थ के रूप में। यहाँ आप देख सकते हैं कुछ फ़ोटोग्राफ जो है हमने डाल रखे हैं, देख सकते हैं कि आप इसमें ये जो काली चाय है वो दिखाई दे रही है, और ये जो है वो ग्रीन टी दिखाई दे रही है जिसका प्रयोग जो है ग्रीन टी के रूप में किया जाता है। तो ये तो था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने बात की चाय के बारे में। इसी के साथ यह आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। थैंक यू।